यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। रात का वक्त जिंदल मैंशन में अनिता अपने कमरे में बेड पर लेटी एक टक छत को देख रही थी। उसकी आंखें हल्की नम थी। आज हर्ष के बिहेवियर से वो काफ़ी ज़्यादा हट हुई थी। उसने इतना बड़ा मुकाम पाते वक्त एक बार भी अपनी माँ को याद नहीं किया। अनिता अपने मन में कहती है, तुम्हें क्या हो गया है हर्ष? आखिर क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें क्यों नहीं दिखता कि तुम्हारे इस बर्ताव से तुम्हारी माँ को कितनी तकलीफ होती है? क्यों नहीं देख पाते तुम कि तुम्हारी माँ तुम्हारी नाराज़गी को दूर करने के लिए कितनी कोशिशें करती रहती है? आखिर क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? ऐसे तो तुम कभी थे ही नहीं, फिर तुम इतना कैसे बदल गए? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा दो। फिर अनिता एक लंबी सांस लेकर बेड पर उठकर बैठ जाती है। वो अपने आंसू पोंछते हुए अपने आप से बुदा कर कहती है, ठीक है, अगर हर्ष को मुझसे कोई मतलब नहीं रखना तो मैं भी अब उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूंगी। मैं हर्ष को उसके हाल पर ही छोड़ देती है हूँ। वैसे भी अब उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो ही चुका है। वो अब एक बड़े से विला में रहता है और अब तो वो जिंदल ग्रुप्स का सीईओ भी बन चुका है, जिसका वो हमेशा से सपना देखता आया था। जो गलती मुझसे हुई थी मैंने उसकी भरपाई कर दी है। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुश रहे, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और अर्णव अंदर आ जाते हैं। अनिता जल्दी से अपने बाकी बचे आंसू भी पोंछ लेती है, पर वो अर्णव की तेज़ नज़रों से उन्हें नहीं बचा पाती है। अर्णव धीरे से आकर उसके पास ही बेड पर बैठ जाते हैं। अर्णव प्यार से उसके बालों पर हाथ फेर कर कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? अब देखो, आज तो सब इतने अच्छे से हो गया, फिर भी तुम ऐसे चुप चुप। पर तभी अर्णव को कुछ याद आता है और वो बोलते बोलते रुक जाते हैं। अर्णव धीमी आवाज में कहते हैं, तुम हर्ष की वजह से परेशान हो ना? उसने अपनी स्पीच में तुम्हारा नाम नहीं लिया इसलिए, राइट? अनिता ये देखकर हैरानी थी कि अर्णव ने उसके दिल की बात 1 मिनट में पढ़ ली। वो अपनी नज़रें अर्णव से हटाकर कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए धीमी आवाज में कहती है, आपको कैसे पता? इस पर अर्णव प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके माथे को चूम कर कहते हैं, मैं तुम्हारू भी रग रग से वाकिफ हूँ और तुम्हारे उस बेटे की भी मेरी आंखों से कुछ भी छिप नहीं सकता। अनिता ये सुनकर अपनी नज़रें झुकाकर उदास स्वर में कहती है, अब वो मेरा बेटा रह ही कहा गया है। उस पहले वाले हर्ष को तो हमने बहुत पहले खो ही दिया था अर्णव, और ये सब मेरी ही वजह से ही हुआ है। जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है, इसके लिए हम हर्ष को भी ब्लेम नहीं कर सकते। अर्णव का दिल ये सुनकर पिघल जाता है। वो अनिता को अपने सीने से लगा लेते हैं। अब तक अनिता ने जो आंसू अपनी आंखों में रोक रखे थे वो भी एकदम से बह जाते हैं और वो सुबकने लगती है। थोड़ी देर बाद अर्णव धीरे से उसे अपने से अलग करते हैं। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहते हैं, तुम ऐसे हिम्मत कैसे हार सकती हो? तुम अर्णव जिंदल की पत्नी हो। डोंट वरी, बस मुझे कुछ दिन का टाइम दो, मैं खुद हर्ष से बात करूंगा। अनिता ये सुनकर ना में सर हिलाते हुए उनसे कहती है, नो अर्णव, आप उस पर हर चीज़ को लेकर दबाव नहीं डाल सकते। आपने ही तो कहा था कि वो अब एक लड़का नहीं एक आदमी है, 2 बच्चों का बाप है। तो फिर? अर्णव भी थोड़ा इमोशनल होते हुए कहते हैं, तो और मैं क्या करूं अनिता? तुम और हर्ष दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हो। तुम दोनों के बीच की दूरियां देखकर मेरा भी दिल दुखता है। शायद तुम दोनों को मेरी ही नज़र लग गई है। अनिता अपनी नज़रें झुका कर कहती है, चाहे जो कुछ भी हो, आप उस पर इस मामले में ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर उसे हमारे बीच के रिश्ते सुधारने हैं तो ठीक, नहीं तो मैं समझ जाऊंगी कि शायद मैंने अपने पहले वाले हर्ष को उस हादसे में खो ही दिया था, और जो आज हमारे सामने है वो उसका कोई नया ही रूप है जो हमने कभी देखा ही नहीं था। ये सब सुनकर मन ही मन अर्णव को हर्ष पर काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो जानते थे इन दोनों माँ बेटे का रिश्ता काफी नाजुक मोड़ पर आ चुका है और इस वक्त अगर वो कुछ करेंगे तो बात हाथ से निकल ही जाएगी।
दूसरी तरफ हर्ष के विला में देर रात का वक्त पूरे विला में शांति थी और सब सो रहे थे सिवाय अनन्या के। अनन्या अकेले ही लिविंग रूम में बैठी हर्ष का इंतजार कर रही थी। आज हर्ष का जिंदल ग्रुप्स में पहला दिन था जिस वजह से उसे देर हो रही थी। अनन्या भी ये सब जानती थी, वो अपनी सोच में गुम थी। उसे बैठे बैठ झपकियां आ रही थी पर वो जानती थी हर्ष से बिना मिले बिना बात किए वो ठीक से वो नहीं पाएगी, इसीलिए वो वैसे ही एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी विला के बाहर कार के रुकने की आवाज आती है जो सुनकर अनन्या अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसकी उम्मीद के मुताबिक ये कोई और नहीं हर्ष ही था। हर्ष अपने फोन में कुछ देखते हुए लिविंग रूम में आता है। वो अपने सामने खड़ी अनन्या को देखकर चौंक जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनन्या इस वक्त उसे जगी हुई मिलेगी। अनन्या बिना कुछ कहे सीधा आकर उसके सीने से लिपट जाती है। हर्ष के चेहरे पर यह देखकर एक मुस्कान आ जाती है, शायद उसे भी पूरे दिन की थकान के बाद उसे इस हक की ही जरूरत थी। अनन्या धीमी आवाज में कहती है, हर्ष वहाँ सब ठीक से हो गया था ना? हर्ष मुस्कुराते हुए उसके बाल सहलाते हुए कहता है, हाँ बाबा सब ठीक है, और अगर कुछ नहीं भी है तो तुम्हारा पति है ना? फिर हर्ष धीरे से उसे अपने से अलग करता है और उसे थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, बीवी तुम्हें पता है इस वक्त तुम जिंदल ग्रुप्स के सीईओ से बात कर रही हो। पहले तो अनन्या को उसकी बात का मतलब समझ में नहीं आया, पर जैसे ही उसे समझ आया कि हर्ष ने अभी अभी क्या कहा उसकी आंखों में खुशी के आंसू आने लगते हैं, जो देखकर हर्ष को गुस्सा आ जाता है। वो उसे डांटते हुए कहता है, बीवी तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर क्यों रोती हो? फिर वो अनन्या का मन हल्का करने के लिए उससे मजाक करते हुए कहता है, वैसे भी तुम्हें शायद पता नहीं कि अगर कोई जिंदल ग्रुप्स के सीईओ की बातों के खिलाफ जाता है ना तो मैं उसे सजा भी दे सकता हूँ। अनन्या ये सुनकर उसके सीने पर हल्का सा मारते हुए अपने भारी गले से कहती है, आप चुप रहिए, आप सीईओ होगे बाद में, पहले आप मेरे हर्ष हो, मेरे पति। अब क्या मैं अपने पति की कामयाबी पर कुछ खुशी के आंसू भी बहा सकती? हर्ष ये सुनकर मुस्कुरा कर हाँ में सर मिला देता है। तभी उसकी नज़र उसके उन मुलायम होठों पर जाकर ठहर जाती है। वो उन्हें चूमने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अनन्या उसे रोककर आंख दिखाते हुए कहती है, आप ना हर्ष बहुत बदमाश हो, अभी आए हो और अभी से खाना तो खा लीजिए पहले चल के। हर्ष अपने दोनों हाथ हवा में करके कहते हैं, अच्छा ओके होम मिनिस्टर साहिबा, चलिए जैसा आप कहती है वैसा ही होगा, चलिए हम दोनों चलकर खाना खाते हैं। अनन्या अपने दोनों हाथों से उसकी एक बाजू में लपेटकर उसे अपने साथ अंदर ले जाते हुए कहती है, चलिए आज मैंने सब आपकी पसंद का बनाया है और वो भी अपने हाथों से। 1 घंटे बाद हर्ष और अनन्या दोनों बेडरूम में बेड पर लेटे थे। हर्ष अपने फोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था और अनन्या उसके बगल में लेटी अपनी अधखुली आंखों से उसे देख रही थी। अनन्या धीमी आवाज में हर्ष से कहती है, हर्ष मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हर्ष ये सुनकर अपना फोन रख देता है और अनन्या का हाथ खींचकर उसे अपने ऊपर ले लेता है। वो उसकी जुल्फों को उसके कानों के ऊपर करके कहता है, आई नो स्वीट हार्ट, आजकल मैं तुम्हें और अक्षत कियान को टाइम नहीं दे पाता ना? अनन्या ना में गर्दन हिलाते हुए कहती है, नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही थी। वैसे भी आप अपनी जिंदगी का काफ़ी सारा टाइम मुझे और अक्षत कियान को दे चुके हैं, अब आप बिजनेस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। हर्ष उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। अनन्या उसके टी शर्ट के बटन से खेलते हुए कहती है, आज आपके सीईओ बनने से क्या आपके भाई आकाश नाखुश थे? अनन्या की ये बात सुनकर हर्ष धीरे से मुस्कुराता है। वो अनन्या का चेहरा अपनी तरफ करके कहता है, बीवी मुझे पता है तुम सबसे ऐसे ही बात करती हो और सबको बहुत इज्जत देती हो, पर मेरी बात का यकीन करो वो कमीना ये इज्जत डिजर्व नहीं करता। अनन्या ये सुनकर अपने दांतों तले जीभ दबा देती है। वो अपनी बात को सही करते हुए कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं कह रही थी कि क्या आपका भाई आकाश आपके सीईओ बनने से खुश था? अनन्या की बात सुनकर हर्ष की आंखों के सामने आकाश का वो उदास और गुस्से से भरा चेहरा आ जाता है और वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, वो कमीना मेरी सक्सेस से कभी खुश हो सकता है क्या?
अनन्या ये सुनकर एक लंबी सांस लेती है। वो अपने आप को धीरे से हर्ष से छुड़ाकर बेड पर उठकर बैठ जाती है। हर्ष भी नासमझी में उसे देखते हुए बेड पर उठकर बैठ जाता है। अनन्या उसके दोनों बड़े बड़े हाथों को अपने छोटे छोटे हाथों में पकड़ लेती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। हर्ष को उसकी आंखों में एक फिक्र नजर आ रही थी। अनन्या भरे गले से कहती है, हर्ष, आप मुझसे आज एक वादा कीजिए। हर्ष उसे अभी भी सवालिया नजरों से देख रहा था। अनन्या आगे कहती है, आप वादा कीजिए कि जब अक्षत कियान बड़े हो जाएंगे और बिजनेस को संभालने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, तब चाहे कुछ भी हो जाए पर हमारे दोनों बेटों के बीच बिजनेस या प्रॉपर्टी को लेकर या किसी भी और चीज को लेकर कभी भी वैसी दूरियां नहीं आएगी जैसी आपके और आपके भाई के बीच में है। हर्ष अनन्या की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। फिक्र तो उसे भी हमेशा से यही थी। उसे यूं चुप देख अनन्या थोड़ी बेचैन हो जाती है। उसने अपने दोनों बेटों को जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ देने की सीख दी थी। अगर उन दोनों के बीच कभी ऐसा कुछ होगा तो वो शायद बर्दाश्त भी ना कर पाती। कुछ देर चुप रहने के बाद हर्ष बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ हाँ में सर मिलाकर कहता है, तुम फिक्र मत करो बीवी, मैं वादा करता हूँ मैं हमारे दोनों बेटों के बीच बराबर का इंसाफ करूँगा और उन दोनों के बीच कभी किसी भी चीज़ को लेकर कभी कोई मनमुटाव नहीं होने दूंगा। अनन्या ये सुनकर निश्चिंत हो जाती है। वो जानती थी हर्ष ने कोई बात कह दी है तो वो बात अपने आप पत्थर की लकीर बन जाती है। वो अपने आप को उसकी बाहों में ढीला छोड़ देती है। हर्ष उसे सीने से लगाकर फिर से लेट जाता है। अगले दिन जयपुर में शेखावत इंडस्ट्रीज के ऑफिस में एक तूफान आया हुआ था। मैनेजिंग डायरेक्टर के केबिन में बैठा ऋषभ शेखावत इस वक्त काफी परेशान था। उसके हाथ में एक लेटर था। जैसे जैसे वो उस लेटर को पढ़ते जा रहा था उसके माथे पर बल पड़ते जा रहे थे। ऋषभ के साथ इस वक्त उसका असिस्टेंट भी मौजूद था। वो डरते हुए ऋषभ से कहता है, हाँ सर, मेरा भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। इन जिंदल्स ने हमें 10 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर पैसे नहीं दिए तो ये हमारे 70% शेयर्स पर कब्जा कर लेंगे। हम लोग इतने कम वक्त में इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से लाएंगे? कंपनी तो ऑलरेडी घाटे में चल रही है। ऋषभ अपने दांत पीस कर कहता है, पर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? अभी तो पूरा 1 महीना बाकी है ना। तो फिर? ऋषभ का असिस्टेंट डरते हुए कहता है, सर, इन जिंदल्स के लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं। अपने नियम कानून ये लोग खुद बनाते हैं और ये उनके नए सीईओ का ऑर्डर है। ऋषभ ये सुनकर वहां से उठकर जाते हुए कहता है, मुझे इस बारे में मॉम से बात करनी पड़ेगी, अब वही कुछ कर सकती है। थोड़ी ही देर में ऋषभ शेखावत पैलेस पहुंच जाता है। ये वही शेखावत पैलेस था जहां कुछ सालों पहले अनन्या अपने पापा के साथ रहा करती थी, पर अब आज यहां चारों तरफ सिर्फ बुराई का राज था। ऋषभ अपनी गाड़ी से उतरकर भागकर पैलेस के अंदर जाता है। पैलेस के लिविंग रूम के सोफे पर उसकी मां यानी रेणुका शेखावत एक फैंसी और स्टाइलिश साड़ी पहनकर बैठी थी। उसके हाथ में चाय का कप था और वो किसी गहरी सोच में गुम थी कि तभी उसके कानों में उसके बेटे ऋषभ की घबराई हुई आवाज आती है, मॉम, मॉम। ये कहते हुए ऋषभ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे यूं घबराया देख रेणुका चौंक कर उसे देखने लगती है। क्या हुआ, तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या कोई भूत देख लिया क्या? रेणुका आराम से अपनी चाय पीते हुए कहती है, मॉम, भूत नहीं पर भूत से भी बुरा देख लिया मॉम। ये कहते हुए ऋषभ अपना फोन रेणुका के आगे करता है। रेणुका कुछ देर तक उसके फोन पर मौजूद लेटर पढ़ती है। वो मैसेज पढ़ते ही वो अपनी जगह से खड़ी होकर लगभग चीखते हुए कहती है, व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? ये जिंदल खानदान के लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? हम 70% शेयर्स कैसे दे सकते हैं? ऋषभ डरते हुए कहता है, मॉम, वो दरअसल अब उनका सीईओ बदल गया है और ये नोटिस हमें जिंदल ग्रुप्स के नए सीईओ ने भेजा है। रेणुका ये सुनकर एक बार फिर वो लेटर पढ़ने लगती है। कुछ देर तक पढ़ने के बाद वो ऋषभ को घूरने लगती है। उसे खुद को यूं घूरता पाकर ऋषभ डर जाता है। वो अटकती आवाज में कहता है, क्या हुआ मॉम, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? तभी रेणुका एक जोरदार तमाचा ऋषभ के एक गाल पर रसीद करती है। ऋषभ खुली आंखों से अपनी मां को देखने लगता है। रेणुका तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, ये सब तेरी वजह से हुआ है, सब तेरी वजह से।
मैंने इतने सालों बाद इतनी मुश्किल से जाकर उस अनन्या से उसका सब कुछ छीन कर तुझे दिलवाया, तुझे शिशिर के इस करोड़ों के एम्पायर का इकलौता वारिस बनाया, और तूने 3-4 सालों के अंदर ही सब डूबा भी दिया। ऋषभ इस पर कुछ बोलने ही वाला होता है कि रेणुका उसकी बात को काटते हुए कहती है, चुप, बिल्कुल चुप, मुझे सब पता है कैसे तेरी लापरवाही की वजह से पिछले साल कंपनी इतने घाटे में चली गई थी, जिसकी वजह से हमें उन जिंदल से वो लोन लेना पड़ा था। अब बता कहाँ से लाएगा तू इतने पैसे। दोनों माँ बेटे इसके बाद चुप हो जाते हैं। दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ऋषभ कुछ सोचकर रेणुका के दोनों हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मॉम प्लीज इस बार हेल्प कर दीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको अगली बार से शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। रेणुका एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। वो अपने दांत पीस कर कहती है, छोड़ मुझे बेवकूफ़ लड़के, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या वो जिंदल्स बहुत पावरफुल और स्मार्ट लोग हैं। तू या मैं उन लोगों का सामना नहीं कर सकते। उनसे डील करना है तो हमें किसी ऐसे इंसान की मदद लेनी पड़ेगी जो बिजनेस के मामले में हम दोनों से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ऋषभ नासमझी में अपने सर के बाल खुजाते हुए कहता है, किसकी बात कर रही है मॉम आप, मैं कुछ समझा नहीं। रेणुका को ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ ना कहते हुए वही टेबल पर रखा अपने फोन उठाकर उस पर एक नंबर डायल करती है। कुछ देर तक घंटी जाती रहती है, फिर सामने से एक कोल्ड आवाज रेणुका के कानों में सुनाई पड़ती है। हाँ रेणुका, कहो क्या बात है, आज कैसे याद किया अपने भाई को। ये आवाज़ किसी और की नहीं किशन की थी, जो एक ज़माने में शिशिर जी का असिस्टेंट था। इसके साथ किशन रेणुका का बड़ा भाई भी था। वो रेणुका को ये कहकर ताना मार रहा था क्योंकि रेणुका उसे तब भी कॉल करती थी जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्या भैया आप भी अब क्या एक बहन अपने भाई को फ़ोन भी नहीं कर सकती। किशन ऑफिस में बैठा अपना काम करते हुए रेणुका से बात कर रहा था। वो बड़े आराम से कहता है, कर सकती है, पर तुम तो मुझे तभी फ़ोन करती हो जब तुम्हें कोई काम होता है। तो अब सीधा सीधा बताओ क्या बात है, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। रेणुका किशन के इस बिहेवियर से मन ही मन दुखी थी। किशन हमेशा से उससे ऐसे ही रूडली बात करता था। सालों पहले जब किशन को पता चला था कि रेणुका ने कैसे उसके बॉस और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे दोस्त शिशिर शेखावत के नशे में होने का फ़ायदा उठाकर कैसे उनके साथ नाजायज़ संबंध बनाए थे और कैसे उसने उनके बेटे ऋषभ का इस्तेमाल करके उनसे शादी की थी, वो उसी वक्त से उसके दिल से उतर सी गई थी। उसे तो कभी कभी यकीन नहीं होता था कि रेणुका उसकी बहनें थी। रेणुका एक लंबी सांस लेकर किशन को सब कुछ बताने लगती है। आखिर में रेणुका कहती है, अब भैया आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। थोड़ी देर तक इस बारे में सोचने के बाद किशन धीमी और वैसी ही रूड आवाज में कहता है, वो लोग जो भी डिमांड कर रहे हैं उन्हें दे दो। रेणुका ये सुनकर हैरान थी। वो अपनी जगह से एकदम से उठ जाती है। वो किशन पर लगभग चिल्लाते हुए कहती है, भैया ये क्या कह रहे हैं आप, आपको पता भी है हमारी इतने सालों की मेहनत मैं ऐसे कैसे किसी और को दे दूं। किशन उसकी बात को बीच में काट कर कहता है, मेरी बात मानो, वो जिंदलस बड़े ही खतरनाक लोग हैं। वो अपनी इन्वेस्ट की हुई एक एक पाई तक का हिसाब रखते हैं और किसी भी तरह से वसूल करते हैं, चाहे उनके कुछ भी करना पड़े। और वैसे भी शिशिर सर और अनन्या के जाने के बाद तुमने और तुम्हारे बेटे ने कोई कसर थोड़ी छोड़ी है शेखावत इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने में। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ इसे और बर्बाद मत करो, मेरी सलाह मानो और वो जो मांगते हैं उन्हें दे दो, क्योंकि इस वक्त कंपनी इतना बड़ा अमाउंट चुकाने की हालात में भी नहीं है और ना ही कोई और जिंदल्स के खिलाफ जाकर हमारा साथ देगा। किशन ये कहकर बिना रेणुका की कोई बात सुने फ़ोन कट कर देता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, मानो उसे पता था ये सब कौन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रेणुका किशन की बात सुनकर आग बबूला थी। वो फिर से सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगती है। ऋषभ उसे इतना गुस्से में देख खुद भी डर जाता है। थोड़ी देर बाद काफ़ी हिम्मत जुटाने के बाद ऋषभ अपनी माँ से कहता है, क्या हुआ मॉम, क्या कहा किशन मामा ने। रेणुका उसे घूरते हुए दांत पीसकर कहती है, उन्होंने कहा कि जिंदल ग्रुप्स का सीईओ जो कह रहा है वो उसे दे दो, वरना वो हमारा सब कुछ हड़प लेगा और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा।
ऋषभ ये सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। कुछ देर ऐसे ही बीत जाती है। आखिर रेणुका एक ठोस फैसला लेती है। वो अपने फ़ोन से एक नंबर डायल करती है, पर 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी फ़ोन नहीं उठता। पर रेणुका हार नहीं मानती। वो लगातार फ़ोन ट्राई करती रहती है और आखिरकार दूसरी तरफ से फ़ोन उठ जाता है और कड़क आवाज़ रेणुका के कानों में सुनाई देती है। हेलो। रेणुका अपना लहजा तुरंत ही सॉफ्ट कर लेती है। हेलो, मैं रेणुका शेखावत बात कर रही हूँ जयपुर से। मैं शेखावत इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन हूँ। क्या मैं सीईओ सर से बात कर सकती हूँ कुछ देर के लिए? सामने से कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर वो शख्स धीमी आवाज में कहता है, आप कुछ देर होल्ड कीजिए। ये शख्स कोई और नहीं आशुतोष था। वो इस वक्त जिंदल ग्रुप्स के ऑफिस में ही था। आशुतोष फोन को म्यूट करके फोन लेकर हर्ष के केबिन में चला जाता है। हर्ष अपने केबिन में कुछ काम कर रहा था। उसकी आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। आशुतोष को अपने केबिन में आया देख वो एक नज़र उसे देखकर फिर से अपना काम करते हुए कहता है, क्या हुआ, किसका फोन है? आशुतोष उसकी डेस्क के करीब आकर धीमी आवाज में कहता है, सर वो जयपुर से फ़ोन है। शेखावत इंडस्ट्रीज़ की चेयरपर्सन मिसेस रेणुका शेखावत आपसे बात करना चाहती है। हर्ष के चेहरे पर यह सुनकर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। वो अपने मन में कहता है, अरे अरे सासू माँ, मुझे पता था आप अपने इस दामाद को याद ज़रूर करेगी, पर इतनी जल्दी क्या है अपने दामाद से बात करने की? थोड़ा इंतज़ार करिए। ये सब सोचते हुए हर्ष आशुतोष से कहता है, नहीं उनसे कह दो अभी मैं बिजी हूँ, फिलहाल मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। आशुतोष ये सुनकर गर्दन हिला देता है। वो फ़ोन को अनम्यूट करके रेणुका से कहता है, मिसेस शेखावत सर अभी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग, वो फिलहाल किसी से कोई बात नहीं कर पाएंगे, आप बाद में ट्राई कीजिए। ये कहकर आशुतोष बिना रेणुका की कोई बात सुने फ़ोन कट कर देता है। वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि हर्ष उसे रोकते हुए कहता है, आशुतोष क्या वो शिप निकल चुका है? आशुतोष हाँ में सर मिला देता है तो हर्ष के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। वो फिर से लैपटॉप स्क्रीन पर दिख रही फाइल्स को देखते हुए अपनी नज़रें हटाए। आशुतोष वेरी गुड, अब जैसा मैंने कहा था करते जाओ। आशुतोष ओके सर कहकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ जिंदल ग्रुप्स के ऑफिस में ही आकाश के केबिन में आकाश अपनी चेयर पर बैठा अपने फ़ोन कुछ देख रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट प्रदीप केबिन में आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। आकाश उसे बिना देखे कहता है, बताओ क्या खबर लाए हो? प्रदीप पहले चारों तरफ केबिन को देखने मानो वो ये कंफर्म करना चाहता हो कि कहीं उसकी और आकाश की ये बातें कोई सुन तो नहीं रहा। जब उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है तो वो धीमी आवाज़ में आकाश को बताने लगता है, सर हमारे लोग जो उस विला पर नज़र रखे हुए हैं उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है। हर्ष हर सुबह तकरीबन 9:30 से 10 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर उसके निकलने के बाद विला से एक और कार निकलती है। वो कार पास के ही एक स्कूल में जाकर रुकती है। वहाँ कुछ देर रुककर वो कार फिर से विला में आती है। फिर लगभग दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में वो कार फिर से उस स्कूल के लिए निकलती है। फिर से विला वापस आ जाती है। हमें अभी ठीक से पता नहीं चल पाया है कि उस कार में होता कौन है, क्योंकि उस कार के पीछे बॉडीगार्ड्स की एक टीम होती है। और मैंने स्कूल से पता किया है कि उस स्कूल में 3-3 साल के 2 नए बच्चों ने कुछ समय पहले ही एडमिशन लिया है। उनका नाम है अक्षत जिंदल और कियान जिंदल। उनका एडमिशन खुद अनिता मैडम ने करवाया था। आकाश ये सुनकर तिरछा मुस्कुराता है। वो प्रदीप को देखते हुए कहता है, क्या बात है, बड़े भाई ने 2-2 बच्चे पैदा कर रखे हैं पर मुझे अपने भतीजों से एक बार मिलवाया भी नहीं, ये तो गलत बात है ना प्रदीप? प्रदीप को उसकी बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो आकाश से कहता है, सर आप क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आकाश थोड़ी देर के लिए कुछ सोचने के बाद सीरियस होते हुए कहता है, जरूर उस कार में हर्ष की वाइफ आती जाती होगी जो हर्ष के दोनों बेटों को स्कूल से लाती और छोड़ती होगी। प्रदीप हाँ में गर्दन मिलाता है। वो आकाश से कहता है, तो सर हमें क्या करना चाहिए? आकाश अपने सर के बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, अभी तुम बस उन लोगों की एक्टिविटी पर नज़र रखो और मेरे इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार करो। प्रदीप ये सुनकर वहां से जाने लगता है तो आकाश उसे टोक कर कहता है, प्रदीप क्या हमारा शिप साउथ अफ्रीका के लिए निकल चुका है?
प्रदीप हाँ में सर मिलाकर कहता है, हाँ सर वो निकल चुका है। आकाश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है, वो सीलिंग को देखते हुए कहता है, एक बार ये साउथ अफ्रीका वाली डील सक्सेसफुली हो जाए फिर जिंदल ग्रुप्स को इतना प्रॉफिट होगा कि पूछो मत। फिर डैड को भी पता चल जाएगा कि उन्होंने मेरी जगह हर्ष को सीईओ बनाकर कितनी बड़ी गलती की है। दूसरी तरफ दिल्ली से मिलो दूर इंडियन ओशियन के बीचों बीच एक बड़ा सा जहाज अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। देखने से लग रहा था कि इस जहाज में काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट सामान था। ये भारत से साउथ अफ्रीका जा रहा था। अचानक ये जहाज रास्ते में ही रुक जाता है। 3 बड़े बड़े नेवी के शिप्स ने इसे घेर लिया था। ये देखकर उस शिप का कमांडर डर जाता है, उसके माथे से पसीने बहना शुरू हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग इस शिप की आड़ में कोई गैर कानूनी सामान की एक देश से दूसरे देश ले जा रहे थे। देखते ही देखते वो सारे नेवी ऑफिसर्स उस शिप पर कब्जा कर लेते हैं। वो उन सब लोगों को एक जगह जमा कर लेते हैं जो उस शिप पर मौजूद थे। एक सीनियर नेवी ऑफिसर उन सब लोगों को घूरते हुए तेज आवाज में कहता है, कहा जा रहा था ये शिप, और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किस तरह का सामान है इस शिप में? उस शिप का कैप्टन डर ये सब देखकर अंदर से तो काफी डर गया था, पर किसी तरह वो हिम्मत जुटाकर उस नेवी ऑफिसर से कहता है, सर आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये मिस्टर आकाश जिंदल का बिजनेस कंसाइनमेंट है जो साउथ अफ्रीका जा रहा है। वो नेवी ऑफिसर गुस्से में कहता है, शट अप, अपना मुंह बंद रखो। हमारे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है कि इस शिप में गैर कानूनी सामान की तस्करी हो रही है। फिर वो ऑफिसर अपने सारे साथियों को देखते हुए इशारा करता है, देख क्या रहे हो, जाओ और तलाशी लो इस शिप की। वो सब लोग ये सुनकर हरकत में आते हैं और कुछ टीम्स में बंटकर पूरे शिप की तलाशी देखने लगते हैं, जिससे वो कमांडर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो उस ऑफिसर से कहता है, सर मैं कह रहा हूँ ना आपको कोई गलत फहमी हो रही है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पर वो ऑफिसर अपने काम को लेकर काफ़ी पंक्चुअल था। वो उस आदमी की बात पर कोई ध्यान नहीं देता और चुपचाप खड़ा अपने साथियों का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वही होता है जिसका उस शिप के कमांडर को डर था। नेवी को उस शिप में बड़े बड़े बॉक्सेस में करोड़ों के कोकेन ड्रग्स और कई सारे आधुनिक हथियार मिलते हैं। क्या रे, तू तो कह रहा था कि इस शिप में कुछ भी नहीं है, फिर ये क्या है, कहाँ से आया ये सामान? वो नेवी ऑफिसर शिप के कमांडर का कॉलर पकड़ते हुए कहता है। कमांडर डर जाता है। वो अपने आप को बचाने के लिए कहता है, देखिए सर, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे नहीं पता ये सब इस शिप में कैसे आया। मुझे तो बस इस शिप को दिल्ली से साउथ अफ्रीका पहुंचाने के लिए कहा गया था साहब, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। ये कहकर वो आदमी फूट फूट कर रोने लगता है। उसको यूं रोते देख उस नेवी ऑफिसर को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उसे खींचकर एक तमाचा लगाकर कहता है, रोना बंद कर और मुझे बता कि किसने कहा तुझे ये करने के लिए, किसका शिप है ये? वो आदमी रोते हुए कहता है, सर वो आकाश जिंदल, ये आकाश जिंदल का शिप है जो साउथ अफ्रीका जा रहा था। उसके असिस्टेंट ने हमसे कहा था कि इस शिप में उनके कुछ बिजनेस प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता साहब। आकाश जिंदल का नाम सुनकर एक पल के लिए उस नेवी ऑफिसर के माथे पर बल पड़ जाते हैं। वो चलकर उन सब लोगों से दूर आ जाता है। उसके साथ उसका एक जूनियर भी था। वो दूसरा ऑफिसर अपने सीनियर को परेशान देख कहता है, क्या हुआ सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, हमें आकाश जिंदल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं? इस पर वो सीनियर ऑफिसर कुछ सोचते हुए कहता है, मैं जानता हूँ आकाश जिंदल को, वो दिल्ली के सबसे अमीर और पावरफुल बिजनेसमैन अर्नव जिंदल का बेटा है। बड़े बड़े तंत्री मंत्री भी अर्नव जिंदल की जेब में ही रहते हैं। उसके बेटे पर हाथ डालना आसान नहीं होगा। वो जूनियर ऑफिसर भी ये सुनकर थोड़ा परेशान जाता है। जिंदल खानदान इतना पावरफुल खानदान था कि उनके किसी भी मेंबर पर सीधा सीधा हाथ डालना के भी बस की बात नहीं थी। वो जूनियर ऑफिसर धीमी आवाज में अपने सीनियर से कहता है, तो क्या हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे? एक गहरी सांस लेकर सीनियर ऑफिसर कहता है, नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। आकाश जिंदल को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। हम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे, पर पहले ज़रा उसके बाप को भी तो अपने बेटे के कारनामों का पता चले।
शाम का वक्त हर्ष जिंदल ग्रुप्स के सीईओ ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था। उसके सामने काफ़ी सारी फाइल्स पड़ी हुई थी और वो एक के बाद एक उन पर अपने सिग्नेचर्स कर रहा था। तभी आशुतोष केबिन में आ जाता है। उसके हाथ में उसका फ़ोन था और चेहरे पर थोड़ा इरिटेशन भी था। वो हर्ष के सामने आकर हल्का सा अपना सर झुकाकर धीमी आवाज़ में कहता है, सर वो फिर से जयपुर से फ़ोन है, मिसेज रेणुका शेखावत का। वो आपसे कुछ कहना चाहती है। सुबह से वो काफ़ी बार कॉल कर चुकी है, क्या आप बात करना चाहेंगे? हर्ष एक लंबी सांस लेकर अपने मन में कहता है, हम सासू माँ काफ़ी बेचैन हो रही है अपने दामाद से बात करने के लिए। लगता है अब वक्त आ गया है सासू माँ से बात करने का। ये कहकर हर्ष आशुतोष से फ़ोन ले लेता है और फ़ोन को अनम्यूट करके एरोगेंट टोन में कहता है, यस हर्ष जिंदल हियर। दूसरी तरफ से रेणुका की सॉफ्ट और पोलाइट आवाज़ सुनाई देती है, आहे हेलो मिस्टर जिंदल, मैं रेणुका बात कर रही हूँ जयपुर से। आपकी जिंदल ग्रुप्स हमारी कंपनी में मेजर शेयर इन्वेस्टर है। हर्ष उसका ये बात करने का अंदाज देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे बात को घुमाने वाले लोग पसंद नहीं है। साफ साफ अपनी बात कहिए वरना मैं फ़ोन काट रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी दूसरे बहुत सारे काम है। रेणुका ये सुनकर थोड़ा हड़बड़ा जाती है। वो जानती थी वो इस वक्त जिंदल ग्रुप्स के सीईओ से बात कर रही है और उसका बिजी होना स्वाभाविक सी बात थी। वो किसी तरह अपने आप को संभाल कर कहती है, मिस्टर जिंदल, हमें आपकी कंपनी की तरफ से एक ईमेल रिसीव हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि हमें। हर्ष उसकी बात को काटते हुए कहता है, हाँ वो ईमेल मैंने ही भिजवाया था। मुझे मेरे सारे 800 करोड़ जल्द से जल्द चाहिए वरना आपकी कंपनी के 70% शेयर्स मेरे। एज सिंपल इज दैट। रेणुका ये सुनकर लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहती है, देखिए मिस्टर जिंदल, बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त हमारी कंपनी उस हालत में नहीं है। आप प्लीज़ थोड़ा और टाइम दे दीजिए। हम कहीं भाग तो नहीं रहे हैं ना? सॉरी मिसेज शेखावत, नो आर्ग्यूमेंट्स। हम पहले ही बहुत टाइम दे चुके हैं आपको, पर अब और नहीं। या तो पैसे दे दीजिए या अपनी कंपनी के शेयर्स। हर्ष सीधा और स्पष्ट शब्दों में कहता है। रेणुका ये सुनकर चुप हो जाती है। उसकी बेबसी देखकर हर्ष को अंदर ही अंदर काफ़ी मज़ा आ रहा था। वो उस हर इंसान को बर्बाद कर देना चाहता था जिसने ज़िंदगी किसी ना किसी मोड़ पर अनन्या को परेशान किया था। वो जानता था ये औरत जो उससे बात कर रही है उसी की वजह से अनन्या की माँ की मौत हो गई थी और बहुत कम उम्र में ही अनन्या की माँ का साया उसके सर से उठ गया था। इसके अलावा कई बार रेणुका अनन्या को मारने की कोशिश भी कर चुकी थी। रेणुका थोड़ी इमोशनल आवाज़ में कहती है, प्लीज़ मिस्टर जिंदल ऐसा मत कीजिए। ये कंपनी मेरे लेट हस्बैंड मिस्टर शिशिर शेखावत के खून पसीने की कमाई है। आपके लिए तो ये कंपनी एक चींटी के जैसी है। हर्ष ये सुनकर कुछ सोचते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर ही रही है तो मैं आपके लिए एक फेवर कर सकता हूँ। रेणुका ये सुनकर खुश हो जाती है। वो चहकते हुए कहती है, कहिए ना मिस्टर जिंदल। हर्ष अपने हाथ में मौजूद पेन को नचाते हुए कहता है, आपने अभी अभी अपने लेट हस्बैंड मिस्टर शिशिर शेखावत के बारे में बात की, राइट? हर्ष ये कहकर एक पल के लिए रुक जाता है। रेणुका नासमझी में हर्ष की बात सुन रही थी। हर्ष आगे कहता है, मैंने सुना है जयपुर में मिस्टर शेखावत का एक बड़ा सा पैलेस है जो काफ़ी बड़ा और खूबसूरत है। रेणुका हाँ में सर मिलाते हुए कहती है, आहा आपने सही सुना, ये मेरे ही हस्बैंड का पैलेस है। हर्ष के चेहरे पर यह सुनकर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, ठीक है तो आप मुझे वो पैलेस दे दीजिए। पैलेस के साथ मैं आपकी कंपनी के 50% शेयर्स लूँगा। 20% शेयर्स मैं आपके लिए फ्री कर देता हूँ। इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। कहिए मंजूर है आपको ये डील? हर्ष ये कहकर उसके जवाब का इंतज़ार करने लगता है। रेणुका ये सुनकर गहरी सोच में पड़ जाती है। ये शेखावत पैलेस काफ़ी बड़ा और कीमती था। वो इसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी। वो हर्ष को मना करने ही वाली होती है कि तभी उसे किशन की कही बात याद आ जाती है। वो लोग जो मांगते हैं चुपचाप दे दो उन्हें। वो जिंदलिस बड़े खतरनाक लोग हैं। वो अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा रिकवर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
रेणुका के शब्द ये याद करके गले में ही अटक जाते हैं। वो जानती थी ये शेखावत पैलेस कीमती तो है पर शेखावत इंडस्ट्रीज जितना नहीं। अगर उसके पास शेयर्स होंगे तो कभी ना कभी कंपनी को मुनाफा तो होगा ही। रेणुका को लगा रहा था कि वो फ्यूचर में होने वाले मुनाफे की मदद से कभी ना कभी जिंदल ग्रुप्स के सीईओ से शेखावत पैलेस को वापस ले लेगी। ये सोचते हुए वो एक गहरी सांस लेकर हाँ में सर मिलाकर कहती है, ओके मिस्टर जिंदल, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही, मैं आपके टर्म्स मानने के लिए तैयार हूँ। हर्ष के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान हो जाती है। वो रेणुका से कहता है, ठीक है, कल मेरा लॉयर शेखावत पैलेस आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स लेकर उन पर साइन कर दीजिए और हाँ, अगले 7 दिनों के अंदर शेखावत पैलेस को खाली कर दीजिए। ये कहकर हर्ष अगले ही पल फोन रख देता है और आशुतोष को उसका फोन वापस दे देता है। आशुतोष ने भी उसकी और रेणुका की सारी बातें सुनी। आशुतोष को उसका ये मूव कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हर्ष से कहता है, सर आपने 20% शेयर्स के बदले वो पैलेस क्यों ले लिया? शेखावत इंडस्ट्रीज के 20% शेयर्स उस पैलेस से कई गुना ज्यादा कीमती है। सर ये डील कुछ घाटे की नहीं लग रही है? हर्ष मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ चीज़ों को पैसों के तराजू में तोला नहीं जाता आशुतोष, कुछ चीज़ें अनमोल होती है, तुम नहीं समझोगे, फिलहाल तुम जा सकते हो। ये बात सुनकर आशुतोष अपना सर खुजाते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हर्ष अपना फ़ोन निकालता है। हर्ष अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर सेट की हुई अनन्या की तस्वीर देखते हुए अपने मन में कहता है, तैयार हो जाओ स्वीट हार्ट अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सरप्राइज़ के लिए। हर्ष ने ये सब अनन्या के लिए ही किया था। उसे याद था अनन्या की पापा की डेथ को 3 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका था, पर आज तक अनन्या को उनकी जायदाद या बिजनेस में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिली थी। हर्ष चाहता था कि जैसे सालों बाद उसे उसका सब कुछ मिल गया, वैसे ही अब अनन्या को भी उसका हक वापस मिल जाए। हर्ष चाहता तो रेणुका और ऋषभ से सब कुछ छीन कर भी अनन्या को दे सकता था, पर वो जानता था चाहे कुछ भी हो, ऋषभ था तो अनन्या का भाई ही और रेणुका उसकी माँ। वो उन दोनों को ऐसे सड़क पर लाकर भी तो नहीं छोड़ सकता था। वही शाम का वक्त जिंदल मैंशन में अर्णव अपने कमरे में आराम कुर्सी पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। जब से उन्होंने जिंदल मैंशन के सीईओ की कुर्सी छोड़ी थी, वो अपने रिटायरमेंट के दिन एंजॉय कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि उन्हीं की तरह हर्ष जिंदल ग्रुप्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वो कंपनी के फ्यूचर को लेकर निश्चिंत थे। वो ये सब सोच ही रहे थे कि बेड पे रखा उनका फ़ोन बजने लगता है। अर्णव न्यूज़पेपर साइड में रखकर फ़ोन उठाकर रिसीव कर लेते हैं। सामने से एक दमदार मगर पोलाइट आवाज़ आती है, हेलो मिस्टर जिंदल जी, कहिए। वो आदमी अर्णव को कुछ देर तक कुछ बताने लगता है। जैसे जैसे वो अपनी बातें बता रहा था, अर्णव की पकड़ फोन पर कसतई जा रही थी। थोड़ी देर पहले तक उनका चेहरा जो बिल्कुल शांत था, वो अब गुस्से से बिल्कुल लाल हो जाता है। आखिर में अर्णव उस आदमी से कहते हैं, ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए, मैं आपके बीच में नहीं आऊँगा। ये कहकर अर्णव फ़ोन कट कर देते हैं। इस वक्त उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो अपने फ़ोन में किसी का नंबर डायल करते हैं। सामने से 2-3 रिंग के बाद ही फ़ोन पिक हो जाता है। अर्णव बिना सामने वाले की कोई बात सुने कहते हैं, जहाँ कहीं भी हो, आधे घंटे में जिंदल मैंशन आकर मुझे मेरे कमरे में मिलो। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देते हैं। इस वक्त वो इतना गुस्से में थे कि उनकी सांसें तक तेज़ हो चुकी थी। उन्होंने जिस इंसान को बुलाया था वो कोई और नहीं, आकाश था। उनके कहे अनुसार आकाश अगले आधे घंटे में ही जिंदल मैंशन आ जाता है। वो जल्दी से अपने मॉम डैड के कमरे की ओर दौड़ लगाता है। आकाश बिना नॉक किए ही सीधा कमरे में एंटर करता है तो देखता है उसके डैड इज़ेड चेयर पर अपने सर पर अपना एक हाथ रखकर बैठे हैं। वो सवालिया नज़रों से उन्हें देखते हुए कहता है, क्या हुआ डैड, आपने ऐसे अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? आकाश को अपने सामने देखकर अर्णव का गुस्सा जो थोड़ा शांत हो गया था, वो एकदम से उस पर फूट पड़ता है। वो अपनी चेयर पर से उठकर उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, ये क्या सुन रहा हूँ मैं आकाश? क्या ये सच है कि तुम गैर कानूनी सामान की स्मगलिंग करते हो? आकाश एक पल के लिए तो अपने डैड की बात सुनकर हड़बड़ा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके इतना कुछ करने के बाद भी ये बात उसके डैड तक किसने पहुंचाई, पर किसी तरह अपने आप को संभालते हुए वो कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं डैड? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, आपको कोई गलत फहमी हुई है।
अर्नव को ये सुनकर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लगभग उस पर और ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, झूठ मत बोलो आकाश। आज इंडियन ओशन में नेवी की एक टीम ने साउथ अफ्रीका जा रहे एक शिप पर छापा मारा। उस शिप में काफी सारे ड्रग्स और गैर कानूनी हथियार मिले थे। पूछे जाने पर उस शिप के कमांडर ने तुम्हारा नाम लिया है। अभी खुद पुलिस कमिश्नर का फोन आया था मेरे पास। आकाश तो ये सुनकर मानो ब्लैंक सा हो गया था। उसने सोचा नहीं था कि ये बात ऐसे आग की तरह फैलकर उसके डैड तक पहुंच जाएगी। उसे यूं चुप देख अर्नव दांत पीसते हुए कहते हैं, तुम्हारे बाप ने पूरी जिंदगी बिजनेस की दुनिया पर राज किया, बहुत इज्जत कमाई, बहुत पैसा कमाया, पर कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। आकाश पर आज तुम्हारी इस हरकत मेरा सर शर्म से झुका दिया है। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी जो तुमने ये रास्ता चुना? किस चीज की कमी है तुम्हें? आकाश के पास उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें लाल थी और उनमें पानी भर गया था। उसे यूं चुप खड़ा देख अर्नव कहते हैं, बस अब मैंने फैसला कर लिया है। अब से तुम जिंदल ग्रुप्स में काम नहीं करोगे। मैं अभी के अभी तुम्हें जिंदल ग्रुप्स से फायर करता हूँ। आकाश ये सुनकर उन्हें मुंह खोले देखने लगता है। डैड पर वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है कि अर्नव उसे हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा करते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारे ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तुम्हारी वजह से जिंदल ग्रुप्स की रेपुटेशन मार्केट में खराब हो रही है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे चक्कर में मेरी बरसों की कमाई इज्जत यूं एक झटके में मिट्टी में मिल जाए। अब इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, अभी के अभी मेरे सामने से निकल जाओ। आकाश ये सुनकर बेबसी से उनके कमरे से निकल जाता है। वो धीरे धीरे कदमों से जिंदल मैंशन की लॉबी में चल रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। हर्ष, जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, वो उसकी जिंदगी में वापस आ गया था। उसने उसके हाथों से जिंदल ग्रुप्स के सीईओ की कुर्सी भी छीन ली थी और अब तो उसके डैड ने उसे जिंदल ग्रुप्स से ऑफिशियली बाहर कर दिया था। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि उसकी जेब में रखा उसका फोन बजने लगता है। आकाश बिना नंबर देखे फोन निकाल कर रिसीव कर लेता है। सामने से एक चिढ़ाने वाली आवाज आती है, क्यों छोटे भाई, कैसा लगा अपने बड़े भाई का सरप्राइज? आकाश की आंखें ये आवाज सुनकर और भी ज्यादा लाल हो जाती है। इस आवाज को वो कभी नहीं भूल सकता था। वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, तो ये सब तुमने किया है? ये आवाज़ किसी और की नहीं, हर्ष की थी। वो अपने केबिन में अपनी सीईओ चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा था। नेवी तक आकाश के इलीगल माल वाले शिप की इंफॉर्मेशन उसी ने पहुंचाई थी। वो आकाश को छेड़ते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, तुम्हें लगता भी है कि ये किसी और के बस का काम है? आकाश अब तक चलकर अपने रूम में आ चुका था। वो तेज आवाज में हर्ष से कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया हर्ष। इस बात पर हर्ष भी तेज आवाज में कहता है, जो तुमने 11 साल पहले मेरे साथ किया था उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ये तो बस उसकी एक किस्त थी आकाश, अभी तो तुम्हें बहुत सारा हिसाब चुकाना है। ये कहकर हर्ष अगले ही पल फोन कट कर देता है। आकाश अपना फोन पूरी ताकत से सामने की दीवार पर दे मारता है। एक एक करके वो अपने पूरे कमरे का सामान तहस नहस कर देता है। उससे अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लगभग आधे घंटे बाद आकाश अपने बेड के एक सिरे पर सर टिकाए जमीन पर बैठा हुआ था। वो अपने मन में कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया हर्ष, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आज तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब देखना तुम्हें इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक हफ्ते बाद सुबह का वक्त, हर्ष के विला के बेडरूम में बेड पे सो रही अनन्या धूप की तेज किरणों के अपनी पलकों से टकराने की वजह से धीरे से अपनी सुंदर आंखें खोलती है। धीरे धीरे वो उठकर बैठ जाती है। इस वक्त वो उस नीले रंग की नाइट ड्रेस में नींद से उठने के बाद ऐसी लग रही थी जैसे कोई जलपरी पानी से बाहर आ गई हो। वो यहाँ वहाँ देखती है तो चौंक जाती है। उसके आसपास इस वक्त कोई भी नहीं था। वो अपने आप से बुदबुदाते हुए कहती है, ये हर्ष कहाँ चले गए? आज तो संडे है, फिर ये सब अपने आप से बड़बड़ाते हुए वो बेड से उठ जाती है। अनन्या चलकर कमरे की खिड़की के पास आती है। खिड़की से धूप की हल्की हल्की किरणें कमरे में आ रही थी। उन किरणों से अनन्या का गोरा बदन चमक रहा था। अनन्या अपनी खूबसूरत आंखों से उन जंगली परिंदों को यहाँ से वहाँ उड़ते हुए देख रही थी। हर्ष का ये विला शहर से दूर था, जिस वजह से यहाँ काफ़ी शांति थी। ऐसा भी कहा जा सकता था कि ये विला कुदरत की गोद में बसा हुआ था।
तभी कोई पीछे से आकर अनन्या को अपनी मजबूत और चौड़ी बाहों में भर लेता है। एक तेज खुशबू जाकर अनन्या की सांसों में घुल जाती है। अनन्या एक पल के लिए चौंक जाती है, लेकिन वो फिर भी पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझती। वो अच्छे से जानती थी ये कौन है। उठ गया मेरा बच्चा, हर्ष ने काफी धीरे से उसके कानों के पास जाकर कहा। अनन्या हल्का सा सरहा में मिलाती है। हर्ष उसकी नेक पर किस करके फिर एक बार उसके कान के काफी करीब जाकर फुसफुसाते हुए कहता है, बाय द वे हैप्पी बर्थडे माय लव। अनन्या की आंखें ये सुनकर फैल जाती है। वो पीछे मुड़कर हर्ष को हैरानी से देखती है। हाँ, आज सच में अनन्या का बर्थडे था, लेकिन ये बात वो खुद भूल गई थी। आज वो पूरे 28 की हो चुकी थी। हर्ष मुस्कुराते हुए उसका माथा चूम लेता है और हाँ में सर मिलाकर कहता है, हाँ तुमने सही सुना, हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट, मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे, थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आकर मेरी बेरंग जिंदगी को अपनी खुशियों के रंग से भरने के लिए। अनन्या की आंखें उसकी बात सुनकर छलक पड़ती है। वो रूंधे गले से कहती है, आपको याद था? हर्ष हल्के से उसके माथे पर एक चपत लगाते हुए कहता है, मेरी एक ही बीवी है और मुझे बस एक का ही बर्थडे याद रखना होता है, इसमें क्या बड़ी बात है? अनन्या ये सुनकर उसे घूर कर देखती है तो हर्ष मुस्कुराते हुए उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। थोड़ी देर तक किस करने के बाद वो उसे धीरे से छोड़ देता है। अनन्या का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ जाता है। वो इस किस के लिए तैयार नहीं थी। हर्ष उसके गाल पर एक अपना हाथ फेर कर उसे छेड़ते हुए कहता है, ये तुम्हारा बर्थडे स्पेशल किस था, बाकी बचा काम हम रात को करेंगे। अनन्या का चेहरा ये सुनकर शर्म से और भी ज्यादा लाल हो जाता है। हर्ष इस पर बिना कोई ध्यान दिए उसका हाथ पकड़कर उसे मिरर के सामने खड़ा कर देता है। इस वक्त हर्ष ने अपना चेहरा उसके कंधे पर टिकाया हुआ था, जिससे अनन्या को गुदगुदी हो रही थी। हर्ष उसके खूबसूरत चेहरे को मिरर में देखते हुए कहता है, जरा अपनी आंखें बंद करो स्वीट हार्ट। अनन्या ये सुनकर हर्ष को देखने लगती है। हर्ष उसे आंखों से कुछ इशारा करता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके आंखें बंद करते ही हर्ष धीरे से अपनी जेब से कुछ निकाल लेता है और उसे अनन्या के गले पहनाने लगता है। जैसे ही अनन्या को कुछ अजीब सा एहसास होते ही वो अपनी आंखें खोल लेती है। अपने सामने का नज़ारा देखते ही उसकी खुली की खुली रह जाती है। वो एक महंगा सा डायमंड नेकलेस था जो हर्ष उसे पहना रहा था। उस नेकलेस का एक एक डायमंड बिल्कुल असली और नायाब लग रहा था। शायद उसकी कीमत करोड़ों में थी। अनन्या को इतने महंगे तोहफे की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो हर्ष को देखते हुए कहती है, ये तो बहुत महंगा होगा ना? अनन्या घबराते हुए कहती है तो हर्ष एक बार फिर मुस्कुराते हुए उसके माथे पर हल्की सी चपत लगाकर कहता है, अरे बीवी, तुम बार बार भूल क्यों जाती हो? मैं तुम्हें कितनी बार याद दिलाऊं कि अब हम अमीर हो गए हैं, भूल गई तुम इस वक्त किसके सामने खड़ी हो? दी हर्ष जिंदल के सीईओ ऑफ जिंदल ग्रुप्स। अनन्या उसका ये एरोगेंट अंदाज देखकर अंदर ही अंदर उस पर फिदा हो रही थी। उसका ऑरा काफी अट्रैक्टिव था। अनन्या को भी ये बात याद आती है कि हर्ष ठीक कह रहा है। वो अब इस देश की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जिंदल ग्रुप्स के सीईओ की पत्नी है और उसे पैसों के बारे में सोचने की अब जिंदगी में फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे यूं सोचता देख हर्ष उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाकर रूम से बाहर चला जाता है। अनन्या बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रही थी। लगभग 1 मिनट के अंदर ही हर्ष वापस रूम में आ जाता है, पर इस बार वो खाली हाथ नहीं लौटता। उसके हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स भी था। अनन्या नासमझी में उसे देख रही थी। हर्ष चलकर उसके पास आता है और उसे वो बॉक्स थमाकर कहता है, जल्दी से फ्रेश होकर इसे पहन लो और बाहर आ जाओ। आज मैं, तुम और अक्षत, कियान, हम चारों तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाने वाले हैं। अनन्या अपनी आंखें छोटी करके कहती है, बर्थडे सेलिब्रेट करने? पर कहा, और क्यों? हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत? हमारा इतना बड़ा और खूबसूरत घर है, हम घर में ही करते हैं ना सेलिब्रेट। हर्ष उसकी नाक पर पिंच करके कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे इस बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहता हूँ। शादी के इतने सालों बाद तक भी हम ठीक से तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। हर बार मेरी जॉब और ड्यूटी की वजह से मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे के दिन भी तुम्हें टाइम नहीं दे पाता था। ये कहते हुए हर्ष थोड़ा भावुक हो जाता है। उसे परेशान देख अनन्या उसके गाल पर अपना एक हाथ रखकर एक मुस्कान के साथ कहती है, आप वो सब मेरे और अक्षत कियान के लिए ही करते थे हर्ष, मैं जानती हूँ।
इसीलिए मैंने कभी भी उस बात का बुरा नहीं माना। हर्ष उसके इस जवाब से बहुत खुश था। वहां का माहौल भारी होता देख हर्ष एक लंबी सांस लेकर कहता है, खैर वो सब पुरानी बातें थी, अब उन्हें भूलकर आगे बढ़ना ही हमारे लिए बेहतर होगा। और रही बात हम कहाँ जा रहे हैं तो वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तुम बस जल्दी से जाओ और इसे पहनकर बाहर आओ। ये कहकर हर्ष जबरदस्ती उसके हाथों में वो पैकेट थमा देता है, पर अनन्या वहां से जाने की बजाय अब भी वही खड़ी उसे ही देख रही थी, जो देखकर हर्ष अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर कहता है, अब तुम खुद जा रही हो या मैं भी आऊं तुम्हें तैयार करने के लिए, और वो भी अपने हाथों से? अनन्या ये सुनकर हड़बड़ा जाती है। वो जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है, जो देखकर हर्ष को हंसी भी आती है और उस पर प्यार भी। थोड़ी देर बाद अनन्या हर्ष का लाया हुआ गिफ्ट पहनकर अपने रूम से बाहर आती है। वो एक डार्क ग्रीन कलर की डिज़ाइनर साड़ी थी जो काफ़ी महंगी थी। अनन्या इस वक्त उस साड़ी में किसी आसमान से उतरी परी जैसी लग रही थी। चेहरे पर सिंपल सा ना के बराबर मेकअप, गले में वो डायमंड नेकलेस और मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, आंखों में हल्का काजल, और इसके अलावा उसकी साड़ी के कोने से झांकती उसकी पतली सी कमर जो चांद के आधे टुकड़े जैसे लग रही थी। वो इस वक्त अपनी उम्र से काफ़ी कम लग रही थी। कोई उसे देखकर ये मान ही नहीं सकता था कि वो 2 बच्चों की मां है। लिविंग रूम में बैठे सब लोग उसे देखकर खड़े हो जाते हैं, किसी की भी नज़र उससे हटने को तैयार नहीं थी। इस वक्त वहां सिर्फ 4 ही लोग थे, हर्ष, अक्षत, कियान और छाया। सबकी नजरें अपने ऊपर ऐसे पाकर अनन्या शर्मा जाती है। वो चलकर उन सब के करीब आती है। उन लोगों के पास आकर जब अनन्या की नज़र अक्षत और कियान पर पड़ती है तो वो अपने बेटों को एक पल के लिए देखती रह जाती है। उन दोनों ने इस वक्त हर्ष के जैसे ही बिजनेस सूट और पैंट पहने हुए थे। दोनों बिल्कुल हर्ष के चाइल्डहुड वर्जन लग रहे थे। हर्ष ने कुछ दिनों पहले उनके लिए ये सूट स्पेशली ऑर्डर देकर बनवाए थे। अनन्या को देखकर वो दोनों एक साथ अपनी तोतली जबान में कहते हैं, हैप्पी बर्थडे मम्मा। अनन्या की आंखें ये सुनकर खुशी से छलक पड़ती है। वो अपने घुटनों के बल बैठकर उन दोनों के माथों को प्यार से बारी बारी चूम लेती है। हर्ष भी ये सब मुस्कुराते हुए देख रहा था। तभी अनन्या अक्षत और कियान के कपड़ों को देखकर हर्ष से कहती है, बिल्कुल आपके जैसे लग रहे हैं दोनों, पर इन्हें तैयार किसने किया? छाया ने? हर्ष ये सुनकर हंसते हुए कहता है, मैंने किया इन्हें तैयार। क्यों मैं इन्हें तैयार नहीं कर सकता? रोज तुम इन्हें तैयार करती हो तो आज मैंने कर दिया। अनन्या ये सुनकर उन दोनों के सर पर प्यार से एक ममता भरा हाथ फेरकर भरे गले से कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ आप दोनों को इस दुनिया की छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी खुशियाँ मिले, और आप दोनों अपने पापा, दादाजी और नाना जी की तरह एक बड़े और कामयाब इंसान बन जाओ। अक्षत अपनी मम्मा की नम आंखें अपने छोटे छोटे हाथों से पोंछकर कहता है, मम्मा आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। कियान भी अपने भाई का साथ देते हुए कहता है, हाँ मम्मा, आप इस वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लेडी हो। अनन्या ये सुनकर ब्लश करते हुए कहती है, हाँ मैं तो हूँ ही खूबसूरत, पर देखना एक बार आप दोनों बड़े हो जाओगे ना तो मैं आप दोनों के लिए अपने से भी खूबसूरत लाइफ पार्टनर्स लेकर आऊंगी और धूमधाम से आप दोनों की शादी करवाऊंगी। हर्ष को अनन्या की ये बात सुनकर एक पल के लिए अनिता की याद आ जाती है। अनिता भी हमेशा से उससे उसकी शादी को लेकर ऐसी ही बातें करती थी। वो उसकी शादी के लिए हमेशा से काफ़ी एक्साइटेड रही थी, पर बदकिस्मती से जब हर्ष की शादी हुई थी तब अनिता वहां मौजूद ही नहीं थी। वो चुपचाप अब तक ये सब सुन रहा था। आखिरकार वो अनन्या से कहता है, अब क्या तुम पूरा दिन बातें करने में ही बिता दोगी? चलो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करो, फिर हमें निकलना भी है। अक्षत और कियान दोनों ये सुनकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। छाया उन दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। अनन्या भी आगे बढ़ ही रही होती है कि हर्ष धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है। अनन्या उसे देखने लगती है। हर्ष काफ़ी धीमी आवाज़ में कहता है, वैसे बात तो मेरे बेटे सही कह रहे थे, आज तुम कयामत लग रही हो बीवी। हर्ष के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अनन्या के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। वो दोनों भी जाकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर तक कोई किसी से कुछ नहीं कहता और सब अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी अनन्या कुछ सोचते हुए अपने पास में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे हर्ष से थोड़ा डरते हुए धीमी आवाज में कहती है, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? आपने बताया नहीं। हर्ष थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है,
तुम्हें पता है ना मैं अपने सरप्राइजेज रिवील नहीं करता, फिर क्यों पूछ रही हो? अनन्या ये सुनकर मुंह बना लेती है। उसका फूला हुआ मुंह देखकर हर्ष का दिल थोड़ा नर्म पड़ जाता है। वो कहता है, अच्छा ठीक है, ये छोटा सा मुंह गुब्बारे की तरह फुलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये तो नहीं बता सकता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम उस जगह को काफ़ी अच्छे से जानती हो और वो जगह तुम्हारे दिल के काफ़ी करीब है। अनन्या उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से उसका दिल का नाता है? वो अभी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाली होती है कि हर्ष फौरन उसे टोकते हुए कहता है, नो नो नो, अब इससे ज्यादा हिंट देने की उम्मीद मुझसे मत करना बीवी। अनन्या ये सुनकर आगे कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। नाश्ता हो जाने के बाद वो सब अपने विला से निकल जाते हैं। एक कार में हर्ष अक्षत कियान को बिठा देता है और एक कार में वो खुद अनन्या के साथ बैठ जाता है। उनके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां भी थी। वो सब वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर तक चलने के बाद अनन्या हर्ष से नासमझी में कहती है, हर्ष आपने अक्षत कियान को अलग कार में क्यों बिठा दिया? देखिए यहाँ कितनी जगह है, वो दोनों तो कितने छोटे हैं, वो दोनों तो आराम से बैठ जाते। हर्ष मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं बीवी, बात वो नहीं है, मैं उन्हें अभी से थोड़ी थोड़ी फ्रीडम देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो दोनों धीरे धीरे बाप के साए और माँ के आंचल से बाहर आ जाए, बल्कि मैं तो ये भी चाहता हूँ कि वो दोनों बड़े होकर अपनी अपनी पसंद की लड़कियों से शादी करके अपने अपने सेपरेट विला में सेटल होकर रहे। अनन्या कुछ कहने ही वाली होती है कि हर्ष उसे चुप रहने का इशारा करके कहता है, देखो अगर तुम सच में अपने बेटों को उनके दादाजी, नाना जी या उनके पापा जैसा बनता देखना चाहती हो तो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को उन्हें अभी से मजबूत बनाना पड़ेगा, और वो भी अंदर से। अनन्या को उसकी बात काफ़ी हद तक ठीक लगती है। वो आगे कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ियां एयरपोर्ट के एक प्राइवेट पार्किंग स्लॉट में आकर रुक जाती है। वो सब बाहर आते हैं। अपने सामने एक बड़ा सा प्राइवेट जेट देखकर अनन्या समझ जाती है कि हर्ष उसे दिल्ली से कहीं बाहर ले जा रहा है। हर्ष अक्षत कियान और अनन्या को लेकर प्राइवेट जेट में बैठ जाता है। इस बार अनन्या भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती। वो जेट वहाँ से टेक ऑफ कर जाता है। लगभग 1 से 1.5 घंटे की उड़ान के बाद वो प्राइवेट जेट एक बड़े से पार्किंग एरिया में लैंड कर जाता है। अनन्या ये जानने के लिए काफ़ी उत्साहित थी कि हर्ष उसे कहाँ लाया है। वो जल्दी जल्दी अक्षत और कियान के साथ जेट से उतर ही रही होती है कि हर्ष उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। अनन्या सवालिया निगाहों से उसे देखते हुए कहती है, क्या हुआ हर्ष, हम पहुँच तो गए ना, फिर अब आप रोक क्यों रहे हैं मुझे? हर्ष मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक पट्टी निकाल कर कहता है, नो बीवी, इतनी आसानी से नहीं, मुझे अपना ये सरप्राइज थोड़ी और थोड़ी देर के लिए कैरी ऑन रखना है। ये कहकर हर्ष वो पट्टी अनन्या की आंखों पर बांधने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि अनन्या रूंधे गले से चिढ़ते हुए कहती है, ये क्या बात हुई हर्ष, मैं क्यों नहीं देख सकती? और कितना सरप्राइज, मुझे देखना है, आप मुझे कहाँ लाए हैं? हर्ष कुछ नहीं कहता और बस अनन्या को आंख दिखाता है, जिससे अनन्या की बोलती अपने आप बंद हो जाती है और वो मुंह बनाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। हर्ष ये देखकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा देते हुए जेट से बाहर आ जाता है। वो जेट जिस जगह खड़ा था वहाँ काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स काले कपड़ों में पहले से ही मौजूद थे। उन गार्ड्स और हर्ष की इस फैमिली के अलावा वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। उनमें से एक बॉडीगार्ड जल्दी से जाकर वहां खड़ी एक बड़ी सी काली गाड़ी का दरवाज़ा हर्ष और अनन्या के लिए खोल देता है। हर्ष इस बार अनन्या और अक्षत कियान तीनों को एक साथ लेकर उस कार में बैठ जाता है और वो कार बिना ज़्यादा आवाज़ किए उस जगह से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो कार किसी बड़े से शहर के नेशनल हाईवे से गुजर रही होती है। आंखों पर पट्टी होने के बावजूद भी अनन्या बाहर हो रहे गाड़ियों के शोर की वजह से ये बात साफ साफ महसूस कर सकती थी। अक्षत कियान ये सब साफ साफ देख सकते थे, पर उन्हें हर्ष ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया था। वैसे भी वो दोनों काफ़ी छोटे थे, उन दोनों को देखकर भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग इस वक्त कहाँ हैं। आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से काले रंग के गेट के बाहर आकर रुक जाती है। हर्ष बाहर का नज़ारा देखकर धीमे से मुस्कुराता है। वो अनन्या का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर लेकर आता है। अनन्या की आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई। इस बार वो थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है,
अब हम आ गए या पूरा दिन ऐसे ही आंखों पर पट्टी बांधकर घूमना पड़ेगा मुझे? हर्ष ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, ओके ओके बीवी, तुम गुस्सा क्यों होती हो, देखो तुम्हारा इंतजार खत्म। ये कहकर हर्ष अनन्या की आंखों से पट्टी खोल देता है। जैसे ही अनन्या अपने सामने का नज़ारा देखती है उसके कदम ठिठक जाते हैं। उसे लगा वो कोई सपना देख रही है, पर कुछ देर बाद भी जब उसकी आंखों के सामने का नज़ारा नहीं बदलता तो उसे इस बात का एहसास होता है कि जो वो देख रही है वो सच है, कोई सपना नहीं। हर्ष उसे इस वक्त जयपुर के शेखावत पैलेस में लाया था, वहीं शेखावत पैलेस जहां उसका जन्म हुआ था और जहां उसने अपनी जिंदगी के 22 साल बिताए थे। अनन्या कभी हर्ष को देखती, कभी अपने सामने मौजूद अपने पापा के पैलेस को। हर्ष ये क्या है? आप मुझे यहाँ क्यों लाए? अनन्या कांपती हुई आवाज में कहती है। हर्ष मुस्कुराकर उसके बालों की एक लट उसके कान के पीछे करके कहता है, क्यों लाए मतलब? क्या मैं अपनी बीवी को उसके बर्थडे पर उसके मायके भी नहीं ला सकता? पर हर्ष पापा ने तो मुझे यहाँ आने से मना। अनन्या अपनी बात कह ही रही होती है तो हर्ष उसकी बात को बीच में काट कर कहता है, तुम्हारे पापा भी तुम्हें अपने घर आने से नहीं रोक सकते, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। अनन्या सामने उस बड़े से पैलेस की तरफ देखते हुए उदास स्वर में कहती है, पर हर्ष पैलेस में तो अभी रेणुका आंटी और ऋषभ रह रहे होंगे, उनके होते हुए हम कैसे? हर्ष को उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहता है, बीवी तुम ना बड़ी नादान हो, तुम ना अभी जानती नहीं हो मेरी और जिंदल ग्रुप्स की पावर को। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ ऐसे ही ले आया? अनन्या हर्ष को हैरानी से देख रही थी। तभी हर्ष अपने कोट की जेब से कुछ पेपर्स निकालकर अनन्या की तरफ बढ़ा देता है। अनन्या उसके हाथों से वो पेपर्स लेकर पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो उन कागजात को पढ़ रही थी उसकी आंखें फैलती जा रही थी। उन कागजात में साफ साफ लिखा था कि रेणुका शेखावत लोन की रकम अदा न कर पाने की वजह से शेखावत पैलेस और शेखावत इंडस्ट्रीज के 50% शेयर्स जिंदल ग्रुप्स के सीईओ हर्ष जिंदल की पत्नी मिसेज हर्ष जिंदल के नाम कर रही है। अनन्या का मुंह ये देखकर खुला का खुला रह गया था, क्योंकि हर्ष जिंदल की पत्नी वो थी, यानी कि शेखावत पैलेस और उसके पापा की कंपनी के 50 प्रसिद्ध शेयर्स अब उसके थे। उसकी आंखों से कुछ आंसू गिरकर उन डॉक्यूमेंट्स पर गिर जाते हैं। वो हर्ष को अपनी भीगी आंखों से देखने लगती है जो मुस्कुराते हुए उसे ही कह रहा था। वो अटकती हुई आवाज में कहती है, हर्ष आपने ऐसा क्यों किया? हर्ष उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, क्यों किया मतलब? तुम हर्ष जिंदल की वाइफ हो बीवी। वो दोनों माँ बेटे इतने सालों से तुम्हारा हक छीन कर यहाँ ऐश कर रहे थे और हर्ष जिंदल की वाइफ से कोई उसका हक छीन कर ले जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? अनन्या का दिल ये सुनकर भर आता है। सच में ये इंसान उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता था। वो अपने आप को काफी लक्की मान रही थी जो उसे ऐसा पति मिला। अक्षत कियान भी ये सब देख रहे थे, पर उन दोनों को उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। दोनों अभी काफी छोटे थे। तभी अनन्या का ध्यान भी उन दोनों पर पड़ता है। वो अपनी आंखें के कोनों से आंसू पोंछकर अक्षत कियान के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और उन दोनों के सर पर हाथ फेर कर शेखावत पैलेस की तरफ इशारा करते हुए कहती है, बेटा आप लोगों को पता है मम्मा है ना, पापा से शादी से पहले अपने पापा के साथ यही इस घर में रहा करती थी। अक्षत और कियान अपना मुंह खोले उस आलीशान पैलेस को देखने लगते हैं। उनके लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। अब तक वो यही समझ रहे थे कि उनकी मम्मा किसी गरीब बैकग्राउंड से आती थी, पर यहाँ तो पूरा खेल ही उल्टा था। कियान हैरानी से कहता है, मम्मा आप यहाँ रहती थी तो इतना अच्छा घर छोड़ कर चली क्यों गई थी? अनन्या के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। वो खोए हुए अंदाज में कहती है, उस वक्त हालात ही ऐसे हो गए थे कि मम्मा को यहाँ से जाना पड़ा था। अनन्या एक नज़र हर्ष को देखकर फिर अक्षत कियान की ओर देखते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। चलो आज मम्मा आपको आपके नाना नानी का घर दिखाएगी। ये कहकर अनन्या उन दोनों के हाथ पकड़ लेती है। हर्ष भी ये देखकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो चारों पैलेस की तरफ अपने अपने कदम बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के एक बार में आकाश कब से ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। उसके सामने उसका असिस्टेंट प्रदीप भी बैठा हुआ था। वो कब से उसे ड्रिंक करने से मना कर रहा था, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। आकाश ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था।
सर इतना ड्रिंक मत कीजिए सर, इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, प्रदीप फिक्र से कहता है। शट अप, यहाँ पे मेरा सब कुछ लूट गया और तुम कह रहे हो इंजूरियस टू हेल्थ? क्या करूँ मैं ऐसी जिंदगी जी के? आकाश उस पर चिल्लाते हुए एक और पैग मारते हुए कहता है। उसके गम का कारण ये था कि उसे उसके पापा अर्नव जिंदल ने जिंदल ग्रुप से परमानेंटली रेस्टिगेट कर दिया था। स्मगलिंग के केस में तो अर्नव ने उसे अपने पैसों के दम पर किसी तरह बचा लिया था, पर कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए उन्हें आकाश को जिंदल ग्रुप से बाहर करना ही पड़ा। आकाश इस बार में उसी का गम मना रहा था। कहा वो जिंदल ग्रुप्स का सीईओ बनना चाहता था और कहा उसके लिए आज जिंदल ग्रुप्स में कोई जगह भी नहीं थी। सब कुछ उस हर्ष की वजह से हुआ है। आए सुए मैं उसकी जान ले लूंगा, बर्बाद कर दूंगा उसे। आकाश प्रदीप पर चिल्लाते हुए कहता है। प्रदीप को मन ही मन आकाश पर गुस्सा आ रहा था। ये इंसान पहले खुद गलत काम करता था, फिर दूसरों को उसके लिए ब्लेम करता था, पर उसके अंदर उसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। देखते ही देखते आकाश एक और बोतल खाली कर लेता है। प्रदीप उसे ही देख रहा था। इस वक्त वो उसे किसी संघ की भेड़िए जैसा लग रहा था। आकाश प्रदीप को देखते हुए उससे कड़क आवाज में कहता है, क्या खबर है उस हर्ष के बारे में? इस बात पर प्रदीप अपने फ़ोन पर किसी को कॉल करके कुछ देर तक उस पर बात करने लगता है। फ़ोन रखने के बाद वो आकाश से धीमी आवाज़ में कहता है, सर ना जाने क्यों पर वो आज सुबह सुबह ही अपनी फैमिली को लेकर जयपुर गया है। आकाश के चेहरे पर यह सुनकर एक इविल स्माइल आ जाती है। वो अपनी खतरनाक आवाज़ में कहता है, नज़र रखो उन चारों पर, मुझे उन सब की पल पल की खबर चाहिए। यहाँ जिंदल मैंशन में अनिता इस वक्त जिंदल मैंशन के अपने कमरे में बैठी हुई हमेशा की तरह अपनी फेवरेट बुक पढ़ रही थी। इस वक्त अर्नव घर पर नहीं थे। तभी अनिता के पास में रखा उसका फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा नाम देखकर वो एक पल के लिए चौंक जाती है। ये फ़ोन हर्ष के घर की हेड सर्वेंट छाया का फ़ोन था। अनिता ज़्यादा ना सोचते हुए फ़ोन पिक करती है। सामने से छाया कहती है, हेलो बड़ी मालकिन, माफ़ कीजिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया, पर मुझे आपसे कुछ पूछना था। कहो क्या बात है छाया, सब ठीक है ना? अनिता थोड़ी फिक्र के साथ कहती है। छाया अनिता को शांत करते हुए कहती है, हाँ हाँ बड़ी मालकिन, यहाँ सब ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। मैं तो ये कह रही थी कि क्या मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर सकती हूँ? मुझे घर पर थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है। छाया की ये बात सुनकर अनिता की आंखें छोटी हो जाती है। वो बोली, पर तुम ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? हर्ष या फिर उसकी पत्नी से पूछो, तुम उनके घर में काम करती हो। छाया अनिता को बताती है, मैं कब से उन्हें ही फ़ोन ट्राई कर रही थी पर वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। अनिता को ये सुनकर फिक्र होने लगती है। वो थोड़ा डरते हुए कहती है, क्यों किया हुआ उन दोनों को? वो दोनों ठीक है ना? कहाँ है वो दोनों? छाया कुछ याद करते हुए अपने माथे पर चपत लगाते हुए कहती है, अरे बड़ी मालकिन, मैं भी कितनी पागल हूँ। वो दरअसल हर्ष सर आज छोटी बहू अक्षत बाबा और कियान बाबा को लेकर जयपुर गए हैं। अनिता ये सुनकर बेड से उठ जाती है। वो हैरानी से कहती है, जयपुर? पर जयपुर क्यों? वहाँ तो हमारा कोई रिलेटिव या फ्रेंड भी नहीं रहता, फिर वहाँ क्यों? छाया सुबह उसके और हर्ष के बीच हुई बात अनिता को बताने लगती है। हाँ मैंने भी आज सुबह हर्ष सर से यही पूछा तो वो बोले आज छोटी बहू का बर्थडे है और वो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उन्हें जयपुर लेकर जा रहे हैं। अनिता ये सुनकर बहुत हैरान थी। बर्थडे मनाने के लिए जयपुर? वो अपने आप से बुदबुदाते हुए कहती है। उसे चुप देख छाया कहती है, हेलो बड़ी मालकिन, आप सुन रही है ना मेरी आवाज़? अनिता जल्दी से होश में आती है। वो छाया से कहती है, पर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जयपुर जाने की क्या ज़रूरत? आखिर वहाँ हमारा कौन है? वो चाहता तो उसे दुनिया के किसी भी कोने में ले जाता, फिर जयपुर ही क्यों? इस पर छाया यहाँ वहाँ देखते हुए थोड़ी धीमी आवाज़ में अनिता से कहती है, बड़ी मालकिन, मैंने भी हिम्मत करके हर्ष सर से यही सवाल किया। मुझे लगा वो मुझे डांटेंगे, पर ना जाने उन्हें आज क्या हो गया था। उनका मूड आज सुबह से ही काफ़ी अच्छा था। उन्होंने मुझे बताया कि वो छोटी बहू को उनके बर्थडे पर जयपुर इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि उनका जन्म जयपुर में ही हुआ था और वहीं पे पली बड़ी थी। इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो उन्हें और अक्षत बाबा और कियान बाबा को लेकर कुछ दिनों तक जयपुर में ही रहेंगे।
क्या वो लड़की जयपुर से है? अनिता हैरानी से कहती है। उसकी आवाज़ ये कहते हुए तेज हो गई थी। छाया को उसे रिएक्ट करता देख थोड़ा अजीब लगा। वो शक करते हुए कहती है, क्यों आप हैरान क्यों है बड़ी मालकिन, क्या आपको नहीं पता था? अनिता को उसकी बात सुनकर तुरंत ही अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बात को ठीक करते हुए कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो हर्ष ने मुझे इस बारे में बताया नहीं था ना। छाया अपने दांत दिखाते हुए थोड़ी धीमी आवाज में कहती है, बड़ी मालकिन ये सब छोड़िए, आपने मुझे बताया नहीं कि मैं जाऊं या ना जाऊं? अनिता गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है जाओ, पर उन लोगों के आने से पहले आ जाना। ये कहकर अनिता फ़ोन कट कर देती है। फ़ोन कट करने के बाद अनिता किसी गहरी सोच में डूब जाती है। उसके कानों में छाया की कई बातें गूंज रही थी। वो अपने आप से कहती है, वो लड़की जयपुर से है, तो फिर? अनिता अपने दिमाग पर जोर डालती है तो उसे कुछ सालों पहले की बातें याद आने लगती है और वो इस बार थोड़ा जोर से कहती है, अरे हाँ वो लड़की, वो शेखावत खानदान की बेटी जो अपने घर से गायब हो गई थी, वो भी तो जयपुर से ही थी। अनिता का दिमाग सुरभि, अनन्या और हर्ष के बीच में घूम रहा था। काफी देर तक सोचने के बाद वो अपने आप से बुदबुदा कर कहती है, क्या वो वही है जो मैं समझ रही हूँ? तो क्या इसका मतलब हर्ष ने हमसे उस लड़की और उसकी असली पहचान के बारे में झूठ बोला था? अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।